हेलो एवरीवन। तो ये हमारा ब्लड फिजियोलॉजी का 6th टॉपिक है जो कि एनीमिया। ये हमारे ब्लड फिजियोलॉजी के 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आता है। इसमें सबसे पहले जॉन्डिस के बारे में हमने डिस्कस किया, एनीमिया के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं और अगला तीसरा हम आगे देखेंगे। तो एनीमिया होता क्या है? एनीमिया होता है, देखिए एनीमिया सुनते ही हमें लगता है कि आरबीसी काउंट कम हो रहा है, पर आरबीसी काउंट ही सिर्फ कम नहीं हो रहा। एनीमिया की डेफिनेशन में क्या आता है? डिक्रीज्ड हीमोग्लोबिन लेवल या डिक्रीज्ड आरबीसी काउंट बिलो द लोअर लिमिट ऑफ दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल। ठीक, इतना क्लियर हो गया। इसके बाद एनीमिया में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? एनीमिया में सबसे इंपॉर्टेंट है उसकी क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन में हम सबसे पहले क्या देखेंगे? क्लासिफिकेशन में हम 2 टाइप की क्लासिफिकेशन देखेंगे। इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन यानी ऑन द बेसिस ऑफ कॉज, एनीमिया की कॉज क्या है उसकी बिहाफ पे अगर हम क्लासीफाई करें। इसके बाद मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन यानी ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ आरबीसीज, आरबीसीज की मॉर्फोलॉजी कैसी हो गई अब। ठीक, तो सबसे पहले एनीमिया से स्टार्ट करते हैं। एनीमिया की क्लासिफिकेशन, इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन यानी ऑन द बेस ऑफ कॉज, अगर किसी एलिमेंट, किसी विटामिन की डेफिशिएंसी के कारण एनीमिया हो जाए तो उसको हम डेफिशिएंसी एनीमिया कहते हैं। अगर ब्लड लॉस के कारण एनीमिया हो जाए तो उसको हम ब्लड लॉस एनीमिया कहते हैं। अगर हीमोलिसिस के कारण एनीमिया हो जाए उसको हम हीमोलिटिक एनीमिया कहते हैं। ए प्लास्टिक एनीमिया, अगर बोन मैरो आरबीसी को बना नहीं रहा है और क्रॉनिक डिजीजेस के कारण अगर एनीमिया हो जाए तो उसको हम कहते हैं एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीजेस। ठीक, इसके बाद तो सबसे पहले हमने क्या देखा इसमें? इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हमने देखा डेफिशिएंसी एनीमिया, ब्लड लॉस एनीमिया, हीमोलिटिक एनीमिया, ए प्लास्टिक एनीमिया और एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीजेस। अब जो ये डेफिशिएंसी एनीमिया है, डेफिशिएंसी एनीमिया 2 टाइप का हो सकता है। अगर आयरन की डेफिशिएंसी के कारण हो जाए आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, अगर विटामिन B12 या फॉलिक एसिड की वजह से हो जाए, विटामिन B12 या फॉलिक एसिड की वजह से हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। इन दोनों को हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके बाद ब्लड लॉस एनीमिया 2 टाइप का, क्रॉनिक ब्लड लॉस एनीमिया और एक्यूट ब्लड लॉस एनीमिया। इसके बाद हीमोलिटिक एनीमिया 2 टाइप का, एक्वायर्ड हीमोलिटिक एनीमिया और कॉन्जेनाइटल हीमोलिटिक एनीमिया। एक्वायर्ड हीमोलिटिक एनीमिया, इसको अच्छे से याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा पॉइंट है। माइक्रो एंजियोपैथिक एनीमिया, माइक्रो एंजियोपैथिक एनीमिया, इसमें ऑटो एंटीबॉडीज बनती है अगेंस्ट द आरबीसी मेम्ब्रेन। ठीक, इसके बाद कॉन्जेनाइटल हीमोलिटिक एनीमिया में आता है सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया। इसके बाद ए प्लास्टिक एनीमिया में क्या आता है? ए प्लास्टिक एनीमिया जब बोन मैरो आरबीसीज नहीं बना रहा है, ये एक डिसऑर्डर में होता है जिसको हम बोलते हैं ल्यूपस इरिथ्रोमैटोसिस। इसमें क्या बनती है? इसमें ऑटो एंटीबॉडीज बनती हैं अगेंस्ट बोन मैरो। ठीक, ऑटो एंटीबॉडीज बनती है किसके खिलाफ? बोन मैरो के अगेंस्ट। ठीक, तो इतना क्लियर हो गया। इसके बाद क्रॉनिक डिजीजेस में भी, जैसे मैलिग्नेंसीज में भी एनीमिया हो जाता है। तो ये तो था इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसके बाद देखिए मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ने से पहले हमें कुछ टर्म्स को देखना है। सबसे पहले मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, ये क्या होता है? एक आरबीसी का वॉल्यूम। क्या बोलते हैं इसको? मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम। इसके वैल्यू को याद रखिएगा, 80 से 100 माइक्रोमीटर क्यूब। ठीक, इसके बाद मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन, ये क्या होता है? एवरेज वेट ऑफ हीमोग्लोबिन इनसाइड आरबीसी। इसके वैल्यू को याद रखिएगा, 27 से 33 पिकोग्राम। इसके बाद मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसेंट्रेशन, ये क्या होता है? ये होता है अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ आरबीसीज, यानी 1 डेसीलीटर आरबीसीज में कितना हीमोग्लोबिन होता है। ठीक, तो इसके वैल्यू को याद रखिएगा, 32 से 36 ग्राम परसेंट या 32 से 36 ग्राम पर डेसीलीटर। ठीक, अगर इतना होगा 32 से 36 ग्राम पर डेसीलीटर होगा तो उस आरबीसी को हम कहते हैं नॉर्मोक्रोमिक। अगर इससे कम होगा तो ऑब्वियस सी बात है हाइपोक्रोमिक। अगर इससे ज़्यादा होगा तो हाइपरक्रोमिक। एक सेकेंड, हाइपरक्रोमिक इज नॉट पॉसिबल, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। क्या याद रखना है? कि हाइपरक्रोमिक आरबीसी नहीं हो सकती, क्योंकि आरबीसीज अपने अंदर इस हीमोग्लोबिन कंसेंट्रेशन से ज़्यादा हीमोग्लोबिन को नहीं बढ़ा सकते, ये याद रखना है। तो हाइपरक्रोमिक पॉसिबल नहीं है। ठीक, तो हमने ब्लड इंडिसीज में क्या क्या देखा?
सबसे पहले हमने देखा मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, यानी एक सिंगल आरबीसी का वॉल्यूम। दूसरी चीज हमने क्या देखी, मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन, यानी एक आरबीसी के अंदर कितना हीमोग्लोबिन होगा। तीसरी चीज हमने क्या देखी, मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, यानी एक डेसीलीटर आरबीसीज में या 100 ml आरबीसीज में कितना हीमोग्लोबिन होगा। इन तीनों के वैल्यूज हमने याद किए। इतना क्लियर है। इसके बाद हम चलो मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पे जाते हैं। मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में क्या आता है, सबसे पहले नॉर्मोस्टिक नॉर्मोक्रोमिक। देखिए आप कितना आसान हो जाता है। नॉर्मोस्टिक नॉर्मोक्रोमिक यानी इसमें मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, यानी एक आरबीसी का वॉल्यूम नॉर्मल है, और मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसेंट्रेशन यानी क्या 100 मिलीलीटर आरबीसीज या 1 डेसीलीटर आरबीसीज के अंदर जो हीमोग्लोबिन की कंसेंट्रेशन है वो भी नॉर्मल है। तो एमसीवी एमसीएचसी नॉर्मल, ऐसे एनीमिया को हम कहते हैं नॉर्मोस्टिक नॉर्मोक्रोमिक। ये कब होता है, देखिए ब्लड लॉस एनीमिया, कुछ ब्लड चला गया तो बताइए आरबीसी की शेप, आरबीसी की हीमोग्लोबिन कंसेंट्रेशन पे कोई असर पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। लेकिन कुछ बुक्स मेंशन करती है कि इन केस ऑफ क्रॉनिक ब्लड लॉस एनीमिया जो आरबीसी हो जाती है वो माइक्रोस्टिक हो जाती है और हाइपोक्रोमिक हो जाती है। ठीक, तो वो आप देखिएगा वो कैसे होता है। इसके बाद माइक्रोस्टिक हाइपोक्रोमिक का क्या मतलब होता है, जब आरबीसी का वॉल्यूम भी कम हो जाता है और क्या, और हीमोग्लोबिन कंसेंट्रेशन पर डेसीलीटर भी कम हो जाती है। नाम से ही पता चल रहा है, माइक्रोस्टिक यानी वॉल्यूम कम, हाइपोक्रोमिक यानी हीमोग्लोबिन कंसेंट्रेशन कम। ये होता है इन केस ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। अब इसके बाद क्या होता है, मैक्रोस्टिक नॉर्मोक्रोमिक। मैक्रोस्टिक से पता चल रहा है कि क्या साइज बढ़ रहा है। नॉर्मोक्रोमिक से क्या पता चल रहा है कि जो इसकी मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसेंट्रेशन है वो कैसी रह रही है, नॉर्मल रह रही है। अब आप बोलते कि मैक्रोस्टिक है तो हाइपरक्रोमिक होना चाहिए, लेकिन हमने पहले ही क्या पढ़ा, हाइपरक्रोमिक कभी भी पॉसिबल नहीं होता क्योंकि आरबीसीज अपने अंदर इस कॉन्सेंट्रेशन से ज़्यादा हीमोग्लोबिन को कंसेंट्रेट नहीं कर पाते। ठीक, तो ये मैक्रोस्टिक नॉर्मोक्रोमिक होता है इन केस ऑफ मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। ठीक, तो मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन याद हो गए। इसमें हमने नॉर्मोस्टिक नॉर्मोक्रोमिक पढ़ा, माइक्रोस्टिक हाइपोक्रोमिक पढ़ा, मैक्रोस्टिक नॉर्मोक्रोमिक पढ़ा। नाम से ही हम डिटरमाइन कर रहे हैं कि किस टाइप का एनीमिया है। इसमें एमसीवी के साथ क्या हो रहा है, एमसीएचसी के साथ क्या हो रहा है। इतना क्लियर हो गया। इसके बाद आप देखिए साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ एनीमिया। एनीमिया में क्या होता है, एनीमिया में अनएक्सप्लेन्ड फैटीग होता है। किसके कारण होता है, ये होता है हाइपोक्सिया के कारण। ठीक, क्योंकि हाइपोक्सिया हो जाता है इसमें, ऑब्वियस सी बात है, आरबीसीज कम हो रही है, हाइपोक्सिया तो होना ही है। अब इसमें पैलर होता है। देखिए मैं आपको पैलर की ये फोटो दिखा रहा हूँ, तो पैलर क्या होता है इसमें, पैलर होता है यानी पेलनेस होती है म्यूकस मेम्ब्रेन्स की, नील बेड की। ठीक, तो दूसरा सिम्टम क्या है, दूसरा सिम्टम है कि पैलर होता है। ठीक, और तीसरा सिम्टम क्या है, तीसरा सिम्टम है कि ब्रेथलेसनेस होती है। इतना क्लियर हो गया। तो 3 साइंस एंड सिम्टम्स है एनीमिया के, अनएक्सप्लेन्ड फैटीग, पैलर और ब्रेथलेसनेस। इसके बाद हम थोड़ा सा इन दो टाइप्स ऑफ एनीमिया को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया और मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। शॉर्ट नोट आ सकता है इन पे। तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया क्यों होता है, देखिए कोई बंदा अगर कम आयरन ले रहा है या उसके अंदर अगर आयरन की एब्जॉर्प्शन कम हो रही है या उसके अंदर अगर आयरन की यूटिलाइजेशन ज़्यादा हो रही है या उसके अंदर अगर आयरन का लॉस ज़्यादा हो रहा है, तो ये 4 कॉज हो सकते हैं कि इसके अंदर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो रहा है। इसके साथ साथ ब्लड लॉस के कारण भी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है। तो ये सारी चीज़ें तो आपको समझ आ गई। रिड्यूस्ड इनटेक, रिड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन, इंक्रीज यूटिलाइजेशन, इंक्रीज लॉस ऑफ आयरन या ब्लड लॉस एनीमिया। ब्लड लॉस के कारण भी क्या हो सकता है, कभी कभी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है। ठीक, इसके बाद अब देखिए, अब इसके सिम्टम्स बहुत अच्छे हैं, नाम बहुत मज़ेदार है इसके सिम्टम्स के। सबसे पहले काइलोनाइकिया यानी स्पून शेप्ड नेल्स हो रहे हैं। ठीक, इसके बाद एंगुलर स्टोमाटाइटिस यानी जो माउथ के एंगल्स हैं, इन माउथ के एंगल्स पे क्या पड़ जाते हैं, क्रैक्स पड़ जाते हैं। सबसे पहले काइलोनाइकिया, जो नाखून है वो स्पून शेप्ड हो जाते हैं। एंगुलर स्टोमाटाइटिस, जो माउथ के एंड है उस पर क्रैक पड़ जाते हैं। और डिस्फेजिया यानी ये स्वेलो नहीं कर पाता अच्छे से। तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के 3 सिम्टम्स आपको याद रहे, काइलोनाइकिया, एंगुलर स्टोमाटाइटिस और डिस्फेजिया। इसके बाद मेगलोब्लास्टिक एनीमिया पे आइए। देखिए मेगलोब्लास्टिक एनीमिया क्यों होता है,
जो हमारा स्टमक है, उस स्टमक का अगर कुछ पार्ट या वो एंटायर स्टमक क्या हो जाए, लॉस हो जाए, तो इस केस में क्या होता है, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है। इस मेगलोब्लास्टिक एनीमिया में होता क्या है, जो विटामिन B12 और फॉलिक एसिड है उसकी डिफिशियंसी हो जाती है। ये जो विटामिन B12 और फॉलिक एसिड है, ये एक कंपाउंड थाइमिडीन ट्राइफॉस्फेट के बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जब थाइमिडीन ट्राइफॉस्फेट नहीं बनेगा तो थाइमिडीन ट्राइफॉस्फेट डीएनए का कॉन्स्टिट्यूएंट है। तो ऐसी सेल्स का जो डीएनए होता है वो कैसा होता है, डिफेक्टिव डीएनए होता है। डिफेक्टिव डीएनए होने के कारण वो सेल्स, हमने पढ़ा था इरिथ्रोपॉइसिस में कि ऊपर से नीचे जाते जाते साइज क्या होता है, साइज कम होता है सेल्स का। तो साइज कम होता है, पर इनके डीएनए को तो ये पता ही नहीं है कि सेल का साइज क्या करना है, कम करना है। तो सेल का साइज कम नहीं हो पाता, तो सेल रहती है मैक्रोसाइट और इसकी प्रोलिफरेशन भी कम हो जाती है। तो यही है मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। ठीक, यही है मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। तो इसी के साथ हमने क्या किया, हमने एनीमिया के टॉपिक को कवर किया। थैंक यू।